बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे गालिब की मकतूब निगारी, गालिब के खतूत के हवाले से। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे वीडियो की व्यूज़ बढ़े, रीच बढ़े और हमारी हौसला अफजाई हो। तो आइए शुरू करती हूँ। लाजवाल अंग्रेज़ी नज़म फिरदौस से गुमशुदा के खालिक मिल्टन के बारे में एक नक़ाद ने कहा था कि इसने ये शहर आफाक नज़म ना कही होती और सिर्फ अपना नसरी शहपारा एरोपेजिटिका तसनीफ़ किया होता तो भी अंग्रेज़ी अदब में इसका वही रुतबा होता जो आज है। नज़म फिरदौस गुमशुदा, इनके जो राइटर हैं जॉन मिल्टन, उनके बारे में कहा जाता है, एक नक़ाद ने कहा है कि उन्होंने ये नज़म नहीं लिखी होती और सिर्फ इनका अपना नसरी शहपारा एरोपेजिटिका ही होता तो भी अंग्रेज़ी अदब में उनका वही रुतबा होता जो आज है। ये कौल ये कौल नकल करने के बाद प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी लिखते हैं, खाकिम बदहन यानी होता है मेरे मुंह में खाक। अगर दीवान गालिब ना होता और सिर्फ खतूत गालिब होते तो भी गालिब गालिब ही रहते। ये कहते हैं कि मेरे मुंह में खाक, अगर दीवान गालिब नहीं होता और सिर्फ खतूत गालिब भी होते और सिर्फ खतूत गालिब होते तो भी क्या है, गालिब गालिब ही रहते, क्योंकि गालिब ने जो खतूत लिखे हैं वो इतने बड़े नसर निगार हैं। अगर उनका दीवान गालिब नहीं भी होता तो वो गालिब क्या है, गालिब ही रहते। बेशक गालिब जितने बड़े शायर हैं उतने बड़े नसर निगार भी हैं। गालिब जितने बड़े शायर हैं उतने बड़े क्या है, नसर निगार भी हैं। उर्दू ज़बान जिस रूप रंग के साथ हम तक पहुंची है, इसमें तीन बुजुर्गों का खून जिगर शामिल है। ये हैं मीर अमन, जिन्होंने बागो बहार लिखी, गालिब और सर सैयद। इन तीनों का क्या है, खून जिगर शामिल है। उर्दू जिस हाल में हम लोग तक पहुंची है, इन तीनों का क्या है, खून जिगर भी इसमें शामिल है, इनकी मेहनत शामिल है। मीर अमन ने बोलचाल की ज़बान को पहली बार अदबी ज़बान का रुतबा दिया। मीर अमन ने जब फोर्ट विलियम कॉलेज में बागो बहार लिखा तो वो बिल्कुल आम बोलचाल की ज़बान में लिखी गई थी। गालिब ने अपने खतूत से ये साबित कर दिया कि सादा निगारी का एक अंदाज ऐसा भी हो सकता है जिस पर हज़ार बनो सिंगार निसार किए जा सकते हैं। और खतूत गालिब ने यह साबित कर दिया कि सादा निगारी, सादे अल्फाज में जो बातें लिखी जाती हैं, इसका अंदाज ऐसा भी हो सकता है जिस पर क्या है, हज़ार बनो सिंगार क्या निसार किए जा सकते हैं। आगे चलकर सर सैयद ने इसे एक आलिमाना वक़ार बख्शा और ये बेमाया सी ज़बान, जिसे हकारत से रेख्ता यानी गिरी पड़ी ज़बान कहा जाता था, देखते ही देखते इल्म और हिकमत के ख़जानों से मालामाल हो गई। और बाद में सर सैयद ने इसमें बहुत मेहनत की इस ज़बान पर और बहुत सारी किताबें लिखवाई, जिससे इस ज़बान में क्या है, उर्दू ज़बान को एक आलिमाना वक़ार बख्शा। और ये जो गिरी पड़ी ज़बान थी जिसे रेख्ता कहा जाता था, देखते ही देखते क्या है, इल्म हिकमत के ख़जानों से मालामाल हो गई। इस ज़बान में बहुत सारी किताबें लिखी गई, साइंस की किताबें लिखी गई, मैथ की किताबें लिखी गई, सारी हिस्ट्री की किताबें लिखी गई। तो देखते देखते क्या है, ये इल्म हिकमत के ख़जानों से मालामाल हो गई। मुराद ये कि उर्दू नसर की बुनियादों को इस्तवार करने में खतूत गालिब का रोल बहुत नुमाया है। गालिब के खतूत ना होते तो सर सैयद के मज़ामीन भी ना होते। मुराद यह है कि उर्दू नसर की जो बुनियाद है, इसको इस्तवार करने में, इसे सजाने में, संवारने में गालिब के खतूत का बहुत नुमाया रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है। और अगर गालिब के खतूत ना होते तो सर सैयद के मज़ामीन भी ना होते, क्योंकि सर सैयद ने जब गालिब के खतूत पढ़ा तो उन्हें लगा कि नहीं, हम इस ज़बान में हर मज़ामीन को लिख सकते हैं। और उर्दू ज़बान जिसे रेख्ता कहा जाता है, उसमें हर मज़ामीन को लिखा जा सकता है। खतूत गालिब की दिलकशी का राज, इन खतूत की दिलकशी का असल राज ये है कि इस ज़माने में ख़त लिखने का जो अंदाज़ था, मकतूब निगार ने इसे खैर बात कह दिया। मकतूब निगार यानी ख़त लिखने वाले ने
खैर बात कह दिया। उस ज़माने में जो ख़त लिखने का अंदाज़ था, जैसे सलाम लिखा जाता था, पहले अलक़ाब व आदाब लिखा जाता था, इन सब को क्या किया मकतूब निगार ने खैरबाद कह दिया। और रविश आम से हटकर जो रविश थी लिखने का, जो तरीक़ा था, जो तरीक़ा चला आ रहा था शुरू से लिखने का, उससे हटकर ये खतूत लिखे। शायरी का मामला हो या मकतूब निगारी का, गालिब ने किसी के कदम पर चलने को कसरे शान समझा, अपने शान के खिलाफ समझा। उन्होंने अपना रास्ता आप निकाला। अब इसकी तफसील मुलाहजा हो। जिद्दत पसंदी, जिद्दत यानी नयापन, नई चीज। तो गालिब को क्या है, जिद्दत पसंदी था, यानी कि वो नई चीज को पसंद करते थे। मकतूब निगारी में गालिब का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि खत लिखने का जो तरीका उस वक्त राज था, गालिब ने उसे यकसर रद्द कर दिया, यानी बिल्कुल हटा दिया। मकतूब नवीसे के मरुज्जा अंदाज़ा को वो कितना नापसंद करते हैं, मुंदरजा झैल तहरीर से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मरुज्जा अंदाज यानी जो पुराने तरीक़े राइज हैं, जो शुरू से लिखे जा रहे हैं, वो तरीक़ा उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। और इस बात का अंदाज़ा इस तहरीर से लगाया जा सकता है। क्यों, सच कहियो, अगलों के खतूत की तहरीर की यही तर्ज थी, यहाँ अपनी तहरीर की तारीफ मकसूद है। हाय क्या अच्छा शेवा है, इस ज़माने के अंदाज तहरीर पर तंज है। जब तक यूं ना लिखो वो खत ही नहीं है। चाहे बे आब है, अब्र बे बारां, नखल बे मेवा, खाना बे चिराग है, चिराग बे नूर है। हम जानते हैं तुम जिंदा हो, तुम जानते हो हम जिंदा हैं। अमर ज़रूरी को क्या लिखे, अमर ज़रूरी को लिख लिया, जवायद को और वक्त पर मौकूफ रखा। इस खत में मीर मेहदी मजरूह को शिकायतन लिखा है कि तुमको खत नवेसी की मोहम्मद शाही रविशें पसंद है, कि यहाँ खैरियत है, वहाँ की आफियत मतलूब है। खत तुम्हारा बहुत दिन के बाद पहुँचा, जी खुश हुआ। गालिब ने जिन तरीक़ों को रद्द कर दिया, जिनमें रद्द व बदल की, इनकी तफसील यहाँ पेश की जा सकती है। गालिब को ये सब बात पसंद नहीं थी कि हम यहाँ इनकी खैरियत पूछ रहे हैं, इनकी आफियत पूछ रहे हैं, और या जी खुश हुआ, तुम्हारा ख़त मिला तो तुम्हारा ख़त बहुत दिन के बाद मिला। ये सब जो पुराने तरीक़े थे, ये सब जो पुराने तरीक़े थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे। नंबर एक है कि मुद्दतों से रिवाज चला आ रहा था कि मकतूब इलैया को खुश करने के लिए लंबे लंबे अलकाब लिखे जाए। इन अलकाब को एक तरह की मद्दा सराई कहना चाहिए। जिनको हम मकतूब इलैया, जिनको हम ख़त लिख रहे हैं, उनको खुश करने के लिए क्या लंबे लंबे अलकाब लिखे जाएं, यानी उन्हें एक तरह से मुखातिब किया जाए कि हमारे प्यारे भाई जान, हमारे प्यारे अब्बू जान, इस तरह के जो ख़त। तो इन अलकाब को एक तरह की क्या मद्दा सराई कहना चाहिए, यानी उनकी तारीफ में लिखा जाने वाला बात कहा जाना चाहिए। और ऐसी मद्दा सराई जो कसीदे में भी दुशवार हो। गालिब ने ये अलकाब व आदाब मौकूफ़ कर दिया, यानी बिल्कुल हटा दिया, और इनकी जगह मुख्तसर अलकाब इस्तेमाल किए। ख़त में लिखते हैं, मेरा तरीक़ा ये है कि मकतूब इलैया को आवाज़ देता हूँ और काम की बात शुरू कर देता हूँ। चुनांचा इनके अलकाब बहुत मुख्तसर होते हैं। मिसलन भाई, जब वो शुरू करते तो लिखते हैं भाई, महाराज, साहब, बरखुरदार, मेरी जान, जान गालिब, बंदाए परवर, क़िबला काबा, भाई साहब, क्यों साहब, ये सब इनके अलकाब थे। और ये दिलचस्प तर्ज तखातिब, जाना, आलिशाना, और ये दिलचस्प तर्ज तखातिब यानी मुखातिब करते थे अपने मकतूब इलैया को, जिनको वो ख़त लिख रहे हैं उन्हें वो मुखातिब करते थे। कभी कभी ज़रा लंबे अलकाब भी लिखे हैं, जैसे तफ्ता को लिखा उन्होंने, काशाने दिल के माहे दो हफ्ता, मुंशी हर गोपाल तफ्ता, यानी मकतूब इलैया को माहे दो हफ्ता यानी 14वीं का चांद कहा। माहे दो हफ्ता यानी 14 दिन का चांद, तो 14वीं का चांद कहकर और तशबीह से भी काम लिया, और हफ्ता और तफ्ता का काफिया भी मिला दिया, यानी हफ्ता, माहे दो हफ्ता यानी 14वीं का चांद, और उनका नाम जो है तफ्ता, तो हफ्ता और तफ्ता का है काफिया मिला दिया है। वाली रामपुर को इस तरह मुखातिब करते हैं, मुशफ़क़ व मेहरबान नवाब कल्ब अली ख़ां को गालिब नीम जान का सलाम कबूल हो। ये उन्होंने लंबा अलकाब लिखा है। ये काफिया पैमाई और लंबे अलकाब कहीं कहीं मकतूब इलैया को खुश करने के लिए हैं, और कहीं सिर्फ ये साबित करने के लिए कि देखो हमें आजिज़ ना समझना।
मकतूब नवेसी की कदीम रविश में भी हम किसी से कम नहीं। आज भी दस्तूर है कि ख़त के ख़ात्मे पर अपने नाम से पहले आपका न्याजमंद या आपका मुखलिस वगैरह लिखते हैं। पहले ये इबारत और भी लंबी होती थी। कहीं कहीं गालिब ने भी तफरीहन इस तरह की इबारत लिखी है। पहले क्या होता कि ख़त के ख़ात्मे पर, यानी ख़त जब ख़त्म हो जाता था, आखिरी में अपने नाम के साथ लिखा जाता था आपका न्याजमंद या आपका मुखलिस वगैरह। पहले ये इबारत और भी लंबी होती थी। कहीं कहीं गालिब ने भी तफरीहन इस तरह की इबारत लिखी है। जवाब का तालिब गालिब, आखिरी में उन्होंने लिखा ख़त के खात्मे पर जवाब का तालिब गालिब, लेकिन उन्होंने इस तकल्लुफ़ को भी बालाए ताक रख दिया। आम तौर पर आखिरी में वो सिर्फ अपना नाम लिख देते हैं, बल्कि कहीं तो नाम भी नहीं लिखते। एक ख़त में लिखते हैं, लो हम अपना नाम नहीं लिखते, देखते हैं तुम हमें पहचान जाते हो या नहीं। अब कहीं कहीं वो क्या, ख़त में अपना नाम भी नहीं लिखते थे और कहते थे कि लो हम अपना नाम नहीं लिखते, देखते हैं तुम हमें पहचानते हो कि नहीं। और कौन होगा जो गालिब को इनके तर्ज तहरीर से ना पहचान सके, और कौन इंसान ऐसा इंसान हो जो उनको तर्ज तहरीर, यानी तर्ज यानी तरीक़ा, तहरीर यानी लिखना, उनके लिखने के तरीक़े से उनको नहीं पहचान सके। इस तरह बाज़ खतूत को बग़ैर अलक़ाब के भी शुरू कर दिया, और कई खतूत उन्होंने बग़ैर अलक़ाब के भी शुरू कर दिया। कुछ ऊपर से मुखातिब ही नहीं किया कि किनको लिख रहे हैं, या जनाब या भाई साहब, ये सब कुछ भी नहीं लिखा और खतूत शुरू कर दिए। आज तक ये दस्तूर चला आता है कि किसी को दुआ या सलाम लिखना हो तो ख़त के आखिरी में लिखते हैं। ज़रा सोचिए, ये भी तो हो सकता है कि कोई इसका बुरा मान जाए कि जब सारी बात निपट गई और फिर भी जगह बच रही है तो हमें सलाम लिख दिया। ख़त के आखिरी में सलाम लिखने का दस्तूर के गालिब ने पुर्जे उड़ा दिए, और ख़त के आखिरी में उन्होंने सलाम जो लिखा जाता था उसके पुर्जे उड़ा दिए। किसी को दुआ या सलाम लिखना हो तो वो कभी बिल्कुल शुरू में लिखते हैं, कभी बिल्कुल आखिरी में, और कभी दरमियान में। वो वो भी इस तरह के कोई नई बात पैदा हो जाए। मीर मेहदी मजरूह को एक ख़त के दरमियान लिखते हैं। असल उनके ख़त लिखने का जो अंदाज था वो बड़ा ड्रामाई था। ऐसा लगता था कि वो ड्रामा लिख रहे हों या कोई उनके सामने बैठा और उनसे बातें कर रहे हों। मीर सरफराज हुसैन को मेरी तरफ से गले लगाना और प्यार करना। मीर नसरुद्दीन को दुआ और शफ़ी अहमद साहब को सलाम कहना। मीरन साहब को ना सलाम ना दुआ, बस ये ख़त पढ़ा दो। इस तरह उनका तर्ज तहरीर था, लिखने का तरीक़ा था कि मीर हसन को क्या है, मेरी तरफ से गले लगा लेना, प्यार कर लेना, मीर नसीरन को दुआ दे देना, और शफ़ी अहमद को सलाम कहना, और मीरन साहब को ना दुआ ना सलाम, बस ख़त पढ़ा दो। ये अंदाज के ना सलाम ना दुआ, बस ये ख़त पढ़ा दो, हज़ार दुआ सलाम से बढ़कर है, क्योंकि इस जुमले के एक एक लफ्ज़ में बेपनाह प्यार भरा हुआ है। उन्होंने ख़त में दुआ सलाम तो मना कर दिया, लेकिन इनके ख़त में क्या है, हज़ार दुआ और सलाम इनके साथ है। इनके जो एक एक जुमले में क्या है, एक एक लफ्ज़ में क्या है, बेपनाह प्यार भरा हुआ है। और ये इनके अपनायत है कि न सलाम कहियो न दुआ कहियो और मेरा ख़त पढ़ा दीजिए। इसी तरह ख़त में तारीख़ की भी जगह मुकर्रर है। शुरू में लिखो तो बिल्कुल ऊपर किनारे, तारीख़ की जगह भी क्या है, ख़त में मुकर्रर है कि ऊपर किनारे में लिखिए या नीचे लिखिए। मतलब ये कि जो दुनिया करती है वो करना इनके बस की बात नहीं। इनका मिजाज दुनिया से अलग और बिल्कुल निराला था। ये ख़त में लिखा है और सच लिखा है, भाई मैं अपने मिजाज से लाचार हूँ। क्योंकि गालिब को सबके साथ चलना बिल्कुल पसंद नहीं था। सबकी रविश, सबका तौर तरीक़ा वो इख्तियार नहीं करते थे। वो जो भी करते थे अपने मिजाज से और अपने हिसाब से करते थे। इसलिए ख़त में भी उन्होंने बहुत रद्द-बदल किया और अपने मिजाज से ख़त लिखा। और एक ख़त में लिखते हैं कि भाई मैं अपने मिजाज से क्या है, लाचार हूँ। नंबर 4 है, गालिब के ज़माने तक ख़तों में इबारत आई बेजा लफाजी, हद से ज़्यादा तसन्ना और बनावट का बहुत ज़्यादा रिवाज था। गालिब के जो ज़माने में ख़त लिखे जाते थे उसमें बेजा लफाजी था, यानी बहुत सारे लफाजी बातें की जाती थी, और हद से ज़्यादा तसन्ना यानी बनावट बनावट और बनावटी ख़त लिखा जाता था, इसका रिवाज था। खतूत गालिब का उर्दू नसर पर सबसे बड़ा एहसान ये है कि इन ऐबों का खात्मा हुआ और बोल चाल की आम जबान से काम लिया जाने लगा।
खतूत गालिब की ये सबसे अहम खसूसियत है, इसलिए ज़रूरी मालूम होता है कि इस पर ज़रा तफसील से रोशनी डाली जाए। अब बोलचाल की ज़बान, उनके ख़त में बोलचाल की ज़बान कैसे थी? गालिब ने अपने ख़तों में बोलचाल की आम ज़बान इस्तेमाल की है। ये रद्द अमल था इस मसनूई ज़बान का जिसका उस ज़माने में चलन था। इस वक्त मकतूब नवेसी इस वक्त मकतूब नवेसी की असल ज़बान तो फ़ारसी थी, मगर उर्दू में भी ख़त लिखे जाने लगे थे। अंदाज इनका भी फ़ारसी जैसा था, यानी लफ्ज़ों की बेहद रेल पेल, हद से ज़्यादा मुबालगा और तसन्ना। गालिब ने इसके बरक्स बातचीत का अंदाज इख्तियार किया। उस वक्त जो ख़त लिखा जाता था वो आम बोलचाल की ज़बान में नहीं लिखा जाता था, फ़ारसी में लिखा जाता था। लेकिन गालिब ने अपने ख़तों में बोलचाल की आम ज़बान को इस्तेमाल किया और उर्दू में ख़त लिखा, और जो मुबालगा आराई थी, जो बेहद बेजा तसन्ना था, बनावट थी, उन सब को हटा के उन सब के बरक्स उन्होंने आम बोलचाल की ज़बान में ख़त लिखा और आम बोलचाल के आम बातचीत के अंदाज को इख्तियार किया। कई ख़तों में लिखा है कि ये ख़तों किताबत नहीं, बेतकल्लुफ़ बातचीत है, और कई ख़तों में क्या उन्होंने लिखा कि ये ख़तों किताबत नहीं है बल्कि बेतकल्लुफ़ बातचीत है। एक जगह लिखते हैं, मैंने वो अंदाज तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। मुरासला यानी चिट्ठी और मुकालमा यानी बातचीत। तो उन्होंने अपने अंदाज तहरीर इस तरह का ईजाद किया कि उन्होंने मुरासले को मुकालमा बना दिया, यानी चिट्ठी को बातचीत का जरिया बना दिया। हजार कोस बेजबान कलम बातें क्या करो, हिजरे में विसाल के मज़े लिया करो। हजार कोस यानी हजार कोस दूर रह के भी क्या है, बेजबान कलम बातें क्या करो, यानी जबान से नहीं कलम से बातें करो, और हिजरे में विसाल के मज़े लिया करो, यानी जुदाई में क्या है, मिलन के मज़े लिया करो। बहुत से ख़तों की शुरुआत ही इस तरह होती है जैसे बेतकल्लुफ़ बातचीत की जा रही हो। चंद मिसालें मुलाहिजा हों। अरे कोई है, ज़रा यूसुफ मिर्ज़ा को बुलाइयो। लो साहब वो आए। मियाँ लड़के कहाँ फिर रहे हो, इधर आओ खबरें सुनो। हा हा हा, मेरा प्यारा मेहंदी आया, आओ भाई, मिजाज तो अच्छा है, बैठो। क्यों साहब, रूठे ही रहोगे या कभी मनोगे भी? और अगर किसी तरह नहीं मनते तो रूठने की वजह तो लिखो। दूसरे खत में लिखते हैं, आओ मिर्ज़ा तफ्ता मेरे गले लग जाओ, बैठे हो और मेरी हकीकत सुनो। क्यों यार, क्या कहते हो, हम कुछ आदमी काम के हैं या नहीं? मीर मेहदी के ख़त में मीरन साहब को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो ये नहीं कहते कि मेरा पैगाम इन तक पहुंचा दो, बल्कि एक ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हैं। मुलाहिजा हो, मीरन साहब कहाँ हैं, कोई जाए और बुला लाए, और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो तशरीफ़ ले आए। हज़रत आइए, अस्सलाम वालेकुम, मिजाज मुबारक। ज़्यादातर ख़तों में यही अंदाज मिलता है, जैसे ख़त ना लिख रहे हों, बातें कर रहे हों। बाज़ जगह तो ड्रामे की शान पैदा हो गई है। इसकी तफसील आगे आती है। शोखी व ज़राफ़त, यानी वो बड़ा शोखी वाले अंदाज में ख़त लिखते थे और हंसी मजाक वाले अंदाज में ख़त लिखते थे। गालिब के मिजाज में ज़राफ़त बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मौलाना हाली ने उन्हें हैवान ज़रीफ़ कहा है, यानी हंसने हंसाने वाला हैवान, हंसने हंसाने वाला इंसान। निजी ज़िंदगी में और बेतकल्लुफ़ दोस्ताना महफ़िलों में वो अपने चुटकुलों और लतीफ़ों की फुलझड़ियाँ सी छोड़ते रहते थे। ये पुरलुत्फ़ बातें दोस्तों और परसितारों की ज़बान दूर दूर पहुँचती थी। मौलाना हाली ने गालिब के मरसिए में क्या खूब कहा है, थी तो दिल्ली में इसकी बातें थी, बेचलें अब वतन को क्या सौगात। ये ज़राफ़त आमेज़ बातें गालिब के ख़तों में हर तरफ बिखरी हुई हैं। इनका ये इरशाद बजा है कि हर ख़त में कोई ऐसी बातें लिखने की कोशिश करता हूँ जिससे मकतूब इलैया खुश हो, यानी ख़त पढ़ने वाला खुश हो। किसी ने ख़त में गालिब से रोज़ा ना रखने की शिकायत की, उसे जवाब में लिखते हैं, धूप बहुत तेज़ है, रोज़ा रखता हूँ मगर रोज़े को बहलाता रहता हूँ। कभी एक कटोरा पानी पी लिया, कभी हुक्के का कश लगा लिया,
कभी रोटी का टुकड़ा खा लिया। एक दोस्त की तीसरी बीवी का, जिससे बड़ी चाहत से शादी हुई थी, इंतकाल हो गया। इसके बारे में लिखते हैं, अल्लाह अल्लाह, एक वो लोग हैं कि तीन तीन दफ़ा इस कैद से छूट चुके हैं, और एक हम हैं कि एक अगले 50 बरस से जो फांसी का फंदा गले में पड़ा है, तो न फंदा ही टूटता है, न दम ही निकलता है। उन्होंने 1277 हिजरी में अपनी मौत की पेशन गोई की थी। ये भी अजारा ज़राफ़त थी। एक दोस्त ने तफरीहन लिखा कि इस साल वबा भी फैली, मगर आप सलामत रहें। जवाब में लिखते हैं, मियाँ 1277 हिजरी की बात गलत ना थी। मैंने वबाए आम में मरना अपने लायक ना समझा। वाकई इसमें मेरी कसर शान थी। बाद रिफा फसाद हुआ, समझ लिया जाएगा। एक और मिसाल, मैं जब हूर का तसव्वुर करता हूँ और सोचता हूँ कि अगर मग़फ़िरत हो गई और एक कसर मिला और एक हूर मिली, एक कसर यानी एक महल मिला और एक हूर मिली, अकामत जावेदानी है और इसी नेक वक्त के साथ जिंदगानी है। अकामत जावेदानी यानी ज़िंदगी तो वहाँ की सब दिन की रहने वाली है, और इसी नेक वक्त के साथ जिंदगानी है। इस तसव्वुर से जी घबराता है और कलेजा मुंह को आता है। हे जो हे वो हूर अजीरन हो जाएगी, यानी वो हूर क्या हम पर भारी पड़ जाएगी। खुद सवानाई अनसर, गालिब के खतूत को इनकी मुकम्मल सवानाई उम्री कहा जा सकता है, क्योंकि मुसन्निफ़ की ज़िंदगी, इसके ख़ानदान, इसके आबा व अजदाद की सारी तफसील इनके खतूत में मौजूद है, इनके ख़तों में मौजूद है। गवाह गुफ्तनी हो या नागुफ्तनी, गालिब की ज़िंदगी का कोई वाक़या ऐसा नहीं जो इन ख़तों में बयान ना किया गया हो। इनके सारे गम और सारी खुशियाँ, तमाम कामरानियाँ और तमाम नाकामियाँ इन अवराक़ में नज़र आती हैं। शराब नोशी का जिक्र, जुआ खिलाने के जुर्म में जेल जाने का हाल, एक सितम पेशा डोमनी को मार रखने का वाक़या, पेंशन बंद होने और दोबारा जारी होने का किस्सा। गर्ज़ ये खतूत गालिब की ज़िंदगी की मुकम्मल किताब है। इनके इनकी ज़िंदगी के अयाम तंगोदस्ती और बीमारी में गुजरे। इनकी जो ज़िंदगी के अयाम, जो दिन थे, बहुत तंगदस्ती में गुजरे। इनकी माशी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बीमारी में गुजरे। इसलिए हौसलामंदी के बावजूद इनकी तबीयत पर अफसरदगी का गलबा नज़र आता है। एक ख़त में लिखते हैं, मेरा हाल अब यह है कि शेर कहने की रवश और अगले कहे हुए इशार सब भूल गया, मगर हाँ, अपने हिंदी कलाम में से 1.5 शेर यानी एक मख्ता और एक मिसरा याद रह गया है। सो गाहे गाहे जब दिल उलटने लगता है, तब 10-5 बार ये मख्ता ज़बान पर आ जाता है। जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। फिर जब सख्त घबराता हूँ और तंग आता हूँ, तो ये मिसरा पढ़कर चुप हो जाता हूँ। ऐ मर्ग नागहा, तुझे क्या इंतज़ार है। गालिब की दिल्ली, इन ख़तों में अहद गालिब की दिल्ली की सच्ची तस्वीर नज़र आती है। इस ज़माने का सबसे अहम वाक़या था 1857 ईस्वी की नाकाम बगावत, जिसने हज़ारों घर बर्बाद कर दिया और दिल्ली को पूरी तरह उजाड़ दिया। इस हंगामे में बेशुमार हिंदुस्तानी और बहुत से अंग्रेज़ मारे गए। ये गालिब की इंसानी दोस्ती है कि वो दोनों की मौत पर यकसा सोगवार नज़र आते हैं। उस वक्त क्या है, उन ख़तों में क्या है, अहद गालिब की दिल्ली की सच्ची तस्वीर नज़र आती है। उस ज़माने में क्या, 1857 के बगावत का वाक़या पेश आया था, और जिसमें क्या हज़ारों घर बर्बाद हुए थे, पूरी दिल्ली बर्बाद हो गई थी, उजड़ गई थी। और इस हंगामे में बेशुमार हिंदुस्तानी और अंग्रेज़ मारे गए थे। लेकिन गालिब की ये इंसानी दोस्ती है कि उन्होंने दोनों की मौत पर गम किया और दोनों की मौत पर क्या है, बहुत दुखी हुए। अंग्रेज़ की कौम में से जो इन रोसिया कालों के हाथ से कत्ल हुए, इनमें कोई मेरा उम्मीदगार था और कोई मेरा शफीक और कोई मेरा दोस्त और कोई मेरा यार और कोई मेरा शागिर्द। हिंदुस्तानी में कुछ अजीज़, कुछ दोस्त, कुछ माशूक, सब के सब खाक में मिल गए। एक अजीज़ का मातम कितना सख्त होता है, जो इतने अजीज़ों का मातमदार हो, इसको जिस्त
यूं करना दुश्वार हो। हाय इतने यार मरे कि अब जो मैं मरूंगा तो कोई मेरा रोने वाला भी ना होगा। गालिब लिखते हैं कि मेरे इतने यार, इतने इश्क करने वाले, इतने दोस्त मर गए कि अब मैं जो मरूंगा तो मेरे लिए कोई भी रोने वाला नहीं होगा। खतूत गालिब के जिन पहलुओं पर अब तक रोशनी डाली गई है वो सब अहम हैं। उर्दू अदब के शायकों और गालिब के पुरस्कारों के लिए ये एक बेशकीमत ख़जाना है, लेकिन अदब के तालिब इल्म के लिए इनकी सबसे बड़ी अहमियत ये है कि जदीद उर्दू नसर की बुनियाद इन्हीं खतूत पर इस्तवार है। उर्दू ज़बान के इर्तक़ा में इनका नहायत अहम हिस्सा है और यहाँ इस पर गुफ्तगू ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे गुजारिश करूँगी कि आप अगर हमारे चैनल से जुड़ते हैं, अगर आप हमारे चैनल्स का ज्वाइन बटन लेते हैं तो आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप जिस भी नोट्स का पीडीएफ चाहेंगे आपको वो नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल से आज ही जुड़े और जो भी नोट्स का पीडीएफ चाहेंगे आपको उस नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।